नमस्कार दोस्तों, कोचा पेड एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। और मैंने आज एक सेक्शनल टेस्ट अरेंज किया हुआ है। सेक्शनल टेस्ट क्या है, एक तरीके से कुछ टाइप का रहेगा। 10 क्वेश्चंस रहेंगे हर एक सेक्शन से। जैसे आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटी के हिसाब से मैंने रखा हुआ है, ऐसे ही आते जाएंगे। और इकोनॉमी का आएगा, ज्योग्राफी का आएगा, हिस्ट्री का आएगा। क्या है, इससे क्या है, बीच बीच में रिवाइज चलते रहता है। ठीक है, अभी तक आपने जो सीखा है ना वो सब चलते रहता है। आज का मैं एकदम आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही ईजी कैटेगरी के हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी कैटेगरी के हैं, तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बस देखिए और अपने हिसाब से अटैम्प्ट करिए। मैं आपको आंसर्स भी यहीं पे बताऊंगा। ठीक है, इसी के साथ साथ एक बार मैं आप पूरा दिखा देता हूँ क्वेश्चंस क्या क्या है, उसके बाद फिर अपन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, 323, 324, 325 या 326। आंसर अटैम्प्ट कर लीजिएगा अपने से आप। सेकंड क्वेश्चन जो है, हु इज़ एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल बनाने का जो पावर रहता है वो किसके पास रहता है। प्रेसिडेंट के पास रहता है, पार्लियामेंट के पास रहता है, प्राइम मिनिस्टर के पास रहता है, या स्टेट लेजिस्लेचर के पास रहता है। ठीक है, वन आंसर क्या हो सकता है, करेक्ट कोड देख लीजिए, वन ओनली, टू ओनली, टू एंड फोर, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल वॉज फॉर्म्ड। इंटर स्टेट काउंसिल जो है सबसे पहली बार कब बनाया गया था। 1987, 1988, 1989 या 1990। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अफर्म द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर लीजिए, इंक्लूडिंग दी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ। ठीक है, आंसर देख लीजिए क्या क्या है। 22nd अमेंडमेंट एक्ट, 23rd अमेंडमेंट एक्ट, 24th अमेंडमेंट एक्ट। ये गलत हो जाएगा। आप एक काम करो, इस ऑप्शन को ना काट ही दो, आप इस ऑप्शन को काट ही दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इजी हो गया आपके लिए, 3 क्वेश्चन आ गए तो। ठीक है, विच कमेटी रिकमेंडेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी। ए सरकारिया कमेटी, बी साचर कमेटी, सी भगवती कमेटी, या डी चावला कमेटी। ठीक है, आंसर कीजिए अपने हिसाब से इसको। अगर आपको आंसर करते नहीं बन रहा है, आपको लग रहा है फास्ट जा रहा है, तो वीडियो पॉज करिए, खुद से आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई इज द चीफ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। सेकेंड है, सीबीआई डज नॉट हैंडल केसेस रिलेटेड टू फिजिकल एंड इकोनॉमिक लॉस। कोड जो है, करेक्ट कोड आपको चूज़ करना है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससीज, शेड्यूल्ड कास्ट्स। पहला है, इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द लीगल सेफगार्ड ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स। शेड्यूल्ड कास्ट के सारे लीगल मैटर्स है, जो भी उनकी दिक्कतें आती हैं, उनको बचाने का जो पूरा काम है वो एनसीएससी का होता है। सेकंड ऑप्शन जो है वो ये अपना रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करती है, प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। थर्ड ऑप्शन जो है, एडवाइज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एससीज। ठीक है, करेक्ट कोड चूज़ करिए, 1 एंड 3, 1 एंड 2, 2 एंड 3, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 8th क्वेश्चन जो है उसमें प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात किया गया। प्रोटेम स्पीकर इज अमंग्स द सीनियर मोस्ट मेंबर इन द हाउस। पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, प्रोटेम स्पीकर टेक्स द ओथ फ्रॉम द प्रेसिडेंट। चूज़ करना है कौन सा सही है, 1, 2, बोथ या नन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। पहला स्टेटमेंट बोलता है दिस इज द स्टेटरी बॉडी। सेकंड ऑप्शन बोलता है इट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। आपको करेक्ट कोड चूज़ करना है, 1, 2, बोथ या नन। 10वां जो क्वेश्चन है वो आपका आता है बलवंत राय मेहता कमेटी से रिलेटेड। वो बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी वो किससे रिलेटेड है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला, ये आप करके देखिए। ए डिवीजन ऑफ स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, बी फंडामेंटल ड्यूटीज, सी पंचायती राज, या डी पुलिस रिफॉर्म्स। ठीक है, अब एक एक करके अपन इसका आंसर डिस्कस करते हैं। चलिए, आंसर डिस्कस करने के लिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल। आई थिंक इसका आंसर जो होगा ये होगा आर्टिकल 324। आंसर बी वुड बी द आंसर। ठीक है, ये वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको बताऊंगा मैं आगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ एम्पावर्ड टू कंस्टिट्यूट द जीएसटी काउंसिल। आई थिंक इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, पार्लियामेंट, सेक्ट 2 ओनली। ठीक है, देखते हैं किस में दिया हुआ है ये वाला आंसर। 2 ओनली अपना ऑप्शन नंबर बी में है, मतलब इसका आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इन विच ईयर द फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल वॉज फॉर्म्ड। इसका आंसर 1990 होगा, फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल। अब आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, इंटर स्टेट काउंसिल क्या चीज़ होती है।
इंटर स्टेट काउंसिल एक ऐसी बॉडी होती है जो कि कोऑर्डिनेशन बनाती है सेंटर से और स्टेट के बीच में, ठीक है। कोई भी मैटर्स जो कि स्टेट का भी इंटरेस्ट है उसमें और सेंटर का भी इंटरेस्ट है वो यहाँ पे डिस्कस की जाती है और इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करके फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि एक मैटर आप ये समझ सकते हैं कि हेल्थ मैटर, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, हमको हॉस्पिटल्स बनवाना है, तो हॉस्पिटल्स बनवाना जो काम रहता है वो रहता है स्टेट का। हेल्थ मैटर जो रहते हैं वो सब रहते हैं स्टेट के, लेकिन सेंटर को भी अब देखना है एक एक चीज़ को। तो ये दोनों अगर दोनों इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये सारी बॉडी इंटर स्टेट काउंसिल में बढ़ाई जाएगी। कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि जो इंटर स्टेट काउंसिल जो बनता है ना, वो डिवीजन ऑफ पावर्स, फेडरल कैरेक्टर को प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है। और किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था ये किया गया था सरकारिया कमेटी द्वारा, ठीक है। सरकारिया कमेटी द्वारा ये रिकमेंड किया गया था, ठीक है, 1990, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अफर्म द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, आंसर सी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच कमेटी रिकमेंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी, मैंने अभी आपको सरकारिया कमेटी के बारे में बात किया है, तो फेडरल कैरेक्टर बताता है, तो मतलब पहला वाला तो नहीं होगा इसका जो आंसर है वो होगा बी, साचर कमेटी। साचर कमेटी जो है, साचर कमेटी जो बनाया गया था ना, वो किस लिए बनाया गया था, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे मनमोहन सिंह द्वारा बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, मुस्लिम्स जो रहते हैं ना, मुस्लिम्स की जो उस टाइम पे कंडीशन थी, उनके जो वर्किंग लिविंग कंडीशंस थे, उनको देख के, जो बैकवर्डनेस उनका था, उनको मेजर करने के लिए ये मनमोहन सिंह जी ने इसको बनवाया था। जस्टिस साचर कमेटी दिल्ली हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस थे, ठीक है, उस टाइम पे बनाया गया था। तो उस रिपोर्ट में क्या मिला था कि जो मुस्लिम्स की कंडीशंस है ना, वो इवन एससीज और एसटीज़ की कंडीशन है ना, उससे भी ज़्यादा लो पाई गई थी, ठीक है। इसलिए फिर उनको बराबरी का हक दिलवाने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी बनवाया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ सीबीआई। सीबीआई का देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है सीबीआई इज द चीफ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है ये वाला। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है सीबीआई डज नॉट हैंडल केसेस रिलेटेड टू द फिस्कल एंड इकोनॉमिक लॉस। ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि सीबीआई फिस्कल और इकोनॉमिक लॉस को भी मॉनिटर करता है, हैंडल करता है, ठीक है। तो अपना आंसर इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, इसके हिसाब से अगर 1 सही है तो 1 ओनली ए वुड बी द आंसर, ओके। तो इसमें इंटरपोल का नाम है, तो इंटरपोल में बता देता हूँ। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे देशों की जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन रहती है, वहाँ से कुछ ऑफिसर्स लेके ये पूरा कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए और क्राइम्स को कम करने के लिए बनाया गया है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1923 में। कहाँ पे हुआ था, वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लियोन फ्रांस में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर स्टैब्लिश है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससीज के जो नेशनल कमीशन है एनसीएससी, उसका कौन कौन सा स्टेटमेंट सही वो देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द लीगल सेफगार्ड ऑफ एससीज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। ये कब करता है, एनुअली करता है अपना रिपोर्ट, ठीक है, एनुअली अपना रिपोर्ट को वो प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट के सामने, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, एडवाइस ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एससीज, ये भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपना आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव मतलब डी वुड बी द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8th क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर इज अमंग्स द सीनियर मोस्ट मेंबर इन द हाउस। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रोटेम स्पीकर टेक्स द ओथ फ्रॉम द प्रेसिडेंट। प्रोटेम स्पीकर प्रेसिडेंट से अपना ओथ लेता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये भी अपना आंसर क्या आना चाहिए, इसके हिसाब से अपना आंसर आना चाहिए बोथ, सी वुड बी द आंसर। अब मैं आपको प्रोटेम स्पीकर के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। प्रोटेम स्पीकर एक ऐसा स्पीकर होता है, जैसे इलेक्शंस होता है ना, तो इलेक्शंस के जस्ट बाद का जो टाइम रहता है, जब स्पीकर सेलेक्ट नहीं हुआ रहता है, तब तक के लिए जो हाउस का सीनियर मोस्ट, जैसे ये हाउस है, हाउस में एक सीनियर मोस्ट मेंबर जो होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। जब तक स्पीकर नहीं बनता है तब तक के लिए आप स्पीकर का रोल निभाइए। स्पीकर का रोल निभाने के लिए उनको सिर्फ सेलेक्ट किया जाता है। स्पीकर एक बार फॉर्म हो गया तो प्रोटेम स्पीकर का फिर काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात है आपको, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। अगला क्वेश्चन है,
कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC। ठीक है, FSDC के बारे में बात करेंगे तो ये कब बना था। FSDC जो बना था वो हमारा बना था 2010 में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो 2010 में बना था। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। स्टेटमेंट दिया है दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल गलत है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्डिनेंस टाइप का, मतलब जो उसका रेगुलेशन है उससे बनाया गया था। स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होता। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूंगा इसके बाद में। दूसरा पहले पढ़ लेते हैं। दूसरा जो दिया हुआ स्टेटमेंट, इट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करता। इसे कौन हेड करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसको हेड करते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा क्या सही हो गया? दोनों का दोनों गलत हो गए क्या? दोनों के दोनों गलत हो गए, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? नन। डी वुड बी द आंसर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई होती है। ठीक है, किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई होती है। एक्ट कैसे? जैसे मान लीजिए NGT एक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010 है। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया था 2010 में, वो पास हुआ, उसके बाद फिर ये NGT बनी थी। ठीक है, तो ये किस टाइप की बॉडी होगी? इसके लिए एक्ट लाया गया था, तो ये हो जाएगी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी। समझ में आ गया? दूसरी टाइप की जो बॉडी होती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उसका नाम दिया गया होगा। जैसे GST काउंसिल जो हो गया, GST काउंसिल जो था ना, एक्चुअल में इसके लिए देखा जाएगा तो इसके लिए एक तो बिल लाया गया था, 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2016। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात कर रहा हूँ ना मैं, बिल लिख देता हूँ यहाँ पर, कन्फ्यूजन होगा। बिल होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था। तो इससे क्या हुआ था, इसको अगर 122nd जो अमेंडमेंट बिल था, इसको पास करवा दिया गया। तो पास करने के बाद ये क्या बना? पास करने के बाद ये बना 101th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया 101th। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? अब आप यहाँ पे ये पूछोगे कि ये भी एक्ट के द्वारा ही बन रहा है, तो नहीं बन रहा है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। इस एक्ट के द्वारा जो ये GST की बॉडी है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल में एक दर्जा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 279A जो है, वहाँ पे एक आर्टिकल था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। मतलब कुल मिला के आप ये बोल दो कि इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इसका नाम आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इसका नाम आ गया तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। और किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में उसका नाम नहीं है, तो वो फिर स्टैट्यूटरी बॉडी आ जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बेहद ही आसान क्वेश्चन था ये। इसका आंसर होगा सी, पंचायती राज, क्योंकि बलवंत राय मेहता कमेटी है वो 3 टायर पंचायती राज के बारे में बात किया गया था। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, एक वो जिला परिषद था, उसके बाद जनपद लेवल पे था, उसके बाद मतलब ब्लॉक लेवल पे था, उसके बाद फिर विलेज लेवल में 3 टायर का जो पंचायती राज है उसके ऊपर बात किया गया था इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो क्विज सेशन था वो मज़ा आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इसी टाइप के आते रहेंगे, बिल्कुल देखते जाइएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को बेशक सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी कर दीजिए। आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशंस आगे मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।